नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और खबरों की शुरुआत पाकिस्तान से, जहां प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने कहा कि रविवार को मुल्क का फैसला होगा कि मुल्क किस तरफ जाएगा। इमरान ने कहा कि मैंने 20 साल तक क्रिकेट खेला, पूरी दुनिया ने देखा कि मैं आखिरी बॉल तक खेलता हूं। मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। जो भी नतीजा होगा उसके बाद मैं और ज्यादा ताकतवर होकर सामने आऊंगा। अपने संबोधन में इमरान खान ने अमेरिका पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के इशारे पर विपक्ष ने उनके खिलाफ साजिश की। साथ ही कहा कि रविवार को जो गद्दारी होने जा रही है उसे याद रखना, गद्दारों को देश की जनता नहीं बख्शेगी। मुझे लोगों ने, किसी ने कहा जी वो इमरान खान आप रिजाइन कर दें। मैं रिजाइन कर दूं? मैं जो मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे वो सारी दुनिया 20 साल जो मैं खेली है, आखिरी गेंद तक मैं मुकाबला करता हूं। मैं कभी हार जिंदगी में नहीं मानी। मैं तो वोट का जो भी रिजल्ट हो जाए, आप देखेंगे कि मैं तो उसके बाद और ज्यादा तकड़ा होकर सामने आऊंगा। जो भी रिजल्ट हो, अपनी कौम से कमिटमेंट है कि हमेशा जब तक मेरे में खून है मैं इसका मुकाबला करूंगा। मेरी जिंदगी को तो कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। मैं अपने घर में रहता हूं, मैं अपने खर्चे बर्दाश्त करता हूं। मेरा तो कोई कैंप ऑफिस नहीं है। मेरे तो आके कोई फैक्ट्रियां नहीं बनाई। नवाज शरीफ ने इतने दौर में 18 फैक्ट्रियां बना ली थी, सरकारी बैंकों से पैसे लेकर, फिर बाद में वो कर्जे माफ करवा लिए। ना मेरे कोई रिश्तेदार पॉलिटिक्स में है। मैं अपने घर में रहूंगा, अपने घर में रहता हूं। लेकिन इस कौम से ये जो गद्दारी हो रही है और ये जो होने जा रही है संडे को, मैं ये चाहता हूं कि एक एक लोगों का, एक एक गद्दार की आप शक्ल याद रखना। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने तकरीबन पौने घंटे के भाषण में अमेरिका पर खास तौर पर निशाना साधा। हवाला उस खत का दिया जिसमें उनके मुताबिक उनकी सरकार को गिराने की साजिश रची गई, धमकी दी गई। हालांकि पाकिस्तान के जानकार कहते हैं कि वो महज एक राजनयिक केबल था, जिसको कि इतना ज़्यादा तूल दे रहे हैं इमरान खान ताकि वो जता सकें कि विपक्ष जो है वो बाहरी मुल्कों के हाथों बिका हुआ है। विपक्ष को डिस्क्रेडिट करने की एक कोशिश इमरान खान की तरफ से की जा रही है, ऐसा पाकिस्तान के जानकार कहते हैं। दूसरी अहम बात कि इसी स्पीच में उन्होंने न सिर्फ नवाज शरीफ को पर निशाना साधा, बल्कि पीपीपी पर भी निशाना साधा। साथ ही साथ जो मौलाना फजलुर रहमान है उन पर भी निशाना साधा और पाकिस्तान की आर्मी के लिए भी कहा कि अब उनको वो पसंद आने लगे हैं जिन पर 30 सालों से मुकदमे हैं। तो कुल मिलाकर एक भावनात्मक स्पीच देने की कोशिश की, लोगों को ये बताने की कोशिश की कि जो तब्दीली लाना चाहते थे उसके खिलाफ उनके खिलाफ इसलिए साजिश की गई है। और इस बीच जो संसद के भीतर से तस्वीर आई जिसमें कि 174 विपक्ष के सांसदों का और साथ में इमरान खान की पार्टी के भी कुछ सांसदों के जुटने की बात की गई। अंदर गो इमरान गो के नारे भी लगे। इस तरह के वीडियोज भी पाकिस्तान से निकलकर सामने आए। तो तादाद इमरान खान के खिलाफ बताई जा रही है। नजर अब रविवार को 11:30 बजे सुबह होगी जब संसद की कार्रवाई फिर से शुरू होगी और अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। देखना है कि क्या सांसदों को संसद पहुंचने से रोकने की कोई कोशिश होती है, क्योंकि आखिरी बॉल तक लड़ने की बात इमरान खान कर रहे हैं और तमाम जो उनके पास के विकल्प हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। आज तो संसद में दावा किया गया कि 174 जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली थे, लेकिन क्या संडे को भी इतनी तादाद होती है कि आखिरी कोशिश के तौर पे सांसदों को बाहर रोकने की कोशिश होती है? तो इस तरह की आशंकाएं पाकिस्तान में जन्म ले रही हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से आर्मी का भरोसा इमरान खान खो चुके हैं, जिस तरह से विपक्ष के जो तमाम दल हैं वो एकजुट हैं, तो उनके पास रास्ता बहुत कम है। और इसलिए भाषण में चलते चलते आखिरकार उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ भी वोटिंग का नतीजा होगा वो उससे ज्यादा मजबूत होकर निकलेंगे और अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। तो अब नजर रविवार सुबह 11:30 बजे पाकिस्तान की नेशनल असेंबली पर रहेगी। वहीं इमरान खान के संबोधन से पहले पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हुई। गो इमरान गो के नारे लगाए गए। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को रविवार तक स्थगित कर दिया गया है।
और अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव के साथ आए शिवपाल अब गठबंधन तोड़ने की तैयारी कर चुके हैं। बुधवार शाम शिवपाल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे, जिसके बाद उनके बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक शिवपाल यादव की बात बीजेपी से चल रही है। वहीं शिवपाल बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से नहीं मिले हैं। प्रदेश स्तर पर बातचीत के बाद अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर हुए हमले का मामला अब अदालत पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाकर इस मामले की एसआईटी जांच की मांग की है। वहीं केजरीवाल ने इस हमले को बीजेपी की गुंडागर्दी बताया है। इस मामले में अब तक 20 आरोपियों की पहचान हो चुकी है और 8 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक सवाल इससे अलग है, यहाँ सभी जानना चाह रहे होंगे, कल आपके घर पे हमला हुआ है तो उस पर क्या कहेंगे सर? देखो, केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, इस देश का एक आम नागरिक हूं। देश के लिए मेरी जान भी हाजिर है, लेकिन मेरे को यह लगता है कि इस तरह की गुंडागर्दी से देश आगे नहीं बढ़ने वाला। बुधवार को अपने घर हुए हमले पर पहली बार एक दिन बाद प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे बीजेपी की गुंडागर्दी बताया और कहा कि इस तरह की हरकतों से देश के विकास पर असर पड़ेगा। हमें अगर देश को आगे ले जाना है, 21वीं सदी का भारत बनाना है, तो प्यार और मोहब्बत से सब लोग मिलके काम करेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। 75 साल तो खराब कर दिए हमने देश के, गंदी राजनीति करके, आपस में लड़के झगड़ के, मारपीट करके, गुंडागर्दी करके। अब अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और देश की सत्ताधारी पार्टी ऐसे राजधानी के अंदर इस किस्म की गुंडागर्दी करेगी, तो युवाओं के अंदर क्या मैसेज जाता है? एक आम युवा क्या सोचेगा? वो सोचेगा यार यही सही होता होगा। ये गंदा संदेश जाता है। इस तरह से देश की तरक्की नहीं होती। लेकिन आम आदमी पार्टी इस मामले को केवल राजनीतिक नहीं रहने देना चाहती। गुरुवार को आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करके इस मामले की एसआईटी से जांच कराने की मांग की। वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी वाले मुख्यमंत्री, जिनके घर के बाहर दिल्ली पुलिस के दर्जनों अधिकारी खड़े हुए थे, मूक दर्शक बन के साइड में खड़े थे और मुख्यमंत्री के घर पे हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई, नारेबाजी की गई। ये सब कैमरे में कैद है, ये सब वीडियोस में आया है। कहां थी पुलिस? अब उस पुलिस को हम कंप्लेंट करें कि देखिए साहब ये हो गया। मुझे लगता है कि पुलिस से नहीं, ये कोर्ट का मामला है। कोर्ट की तरफ से पुलिस के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि ये लोग हर हमले की साजिश के अंदर ये बराबर के हिस्सेदार होते हैं। इस मामले में सीधा आरोप बीजेपी पर है। बुधवार को बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस बैरिकेड तोड़कर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। इसी दौरान केजरीवाल के घर के दरवाजे पर रंग पोता गया, सीसीटीवी कैमरा और सिक्योरिटी बैरियर तोड़ा गया। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। जो घटना कल हुई उसको ये बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं और जिस प्रकार से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की हत्या की कोशिश हुई है, ये सरासर गलत है। चूंकि आज आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल विधानसभा में हुई घटना के ऊपर जो हंसे थे कश्मीरी पंडितों को लेके, उस पे वो एक्सपोज हो चुके हैं। पूरा हिंदुस्तान आज गुस्से के अंदर है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक ये सभी बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी। मुख्यमंत्री के घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। ये हमला इसलिए हो सका क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस अपना काम करने में चूकी। जवाबदेही दिल्ली पुलिस की है, लेकिन अभी तक ना तो दिल्ली पुलिस ने अपनी गलती मानी है और ना ही कोई सफाई सामने आई है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी एजी जोसेफ के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। बीते 10 दिनों में लगातार 9वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। तेल कंपनियों ने गुरुवार को 80 पैसे दाम बढ़ा दिए। 10 दिन में पेट्रोल 6 रुपए 40 पैसे लीटर महंगा हो गया है। इसको लेकर गुरुवार को कांग्रेस ने लोकसभा में वॉकआउट भी किया। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ
विरोध तेज हो रहा है। गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस सांसदों के साथ संसद भवन के बाहर विजय चौक पर धरना प्रदर्शन किया। पिछले 10 दिन में 9 बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं और इसकी चोट डायरेक्टली सबसे गरीब मिडिल क्लास लोगों को पड़ती है। हमारी मांग है कि ये जो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इनको सरकार कंट्रोल करे और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना बंद करे। इसके कुछ ही घंटों बाद सैकड़ों महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता संसद परिसर की गेट पर पहुंच गईं और महंगाई रोकने में सरकार की नाकामी के खिलाफ नारे लगाए। लोकसभा में कांग्रेस सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया। सरकार से हम लोग ये मांग किए थे कि भाई प्राइस राइस पे हमारे सदन के अंदर चर्चा होना चाहिए। स्पीकर साहब और सत्तारूढ़ पार्टी प्रिंसिपल तो मान लिया कि हाँ होना चाहिए, लेकिन साथ में एक कैविएट लगा दी कि अगर मिनिस्टर जिनकी दफ्तर में प्राइस राइस की मुद्दा आते हैं, ये मिनिस्टर की अवेलेबिलिटी के ऊपर, मतलब मिनिस्टर जब सुविधा होगी मिनिस्टर के, तब ये चर्चा होगी। तो मतलब अभी हम इसमें फंसे हुए हैं। दरअसल गुरुवार को ही तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें पिछले 10 दिन में 9वीं बार बढ़ा दी। पिछले 10 दिनों में दिल्ली में पेट्रोल 6 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर महंगा होकर 101 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर का हो गया, जबकि दिल्ली में डीजल भी 6 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर महंगा होकर 93 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर का हो गया है। मेट्रो शहरों में मुंबई में पेट्रोल सबसे महंगा 116 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर और डीजल 100 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर का हो गया है। कोई कुछ कर ही नहीं रहे ना, दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। गैस का और एलपीजी, पेट्रोल, डीजल सब बढ़ते जा रही है, महंगाई बढ़ते जा रही है, उस हिसाब से कोई कुछ नहीं कर रही है। तो कोई सरकार आ जाओ, ये तो बढ़ाते रहेंगे। जब चुनाव आते हैं तो थोड़ा सा लॉलीपॉप दे देते हैं, उसके बाद सारे एक ही उसके हैं, एक ही थाली चट्टे बट्टे। उधर लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने माना पेट्रोल और डीजल की कीमतों से निपटना एक समस्या है। सर, आई विल अश्योर यू टू द ऑल ऑनरेबल हाउस that within 2 years the cost of electric 2-wheeler, electric 3-wheeler, electric 4-wheeler will be equivalent to the petrol cost of the petrol vehicle, and the country will change. Our VR policy is import substitute, cost effective, pollution free and indigenous. Sir, because of petrol and diesel we are facing crucial problems already we see. So this is the only alternative by which going on alternative fuel, that is green hydrogen, electricity, ethanol, methanol, biodiesel, bio LNG and bio CNG. यूक्रेन युद्ध को लेकर बढ़ती अनिश्चितता की वजह से तेल संकट से निपटने की चुनौती भारत के लिए बड़ी हो रही है। हालांकि गुरुवार को एक समय कच्चे तेल की कीमत करीब 6% तक जरूर गिर गई थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमत अब भी $100 प्रति बैरल के ऊपर बनी हुई है और इस वजह से भारत में पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों से जल्दी राहत मिलेगी, इसके आसार फिलहाल दिखाई नहीं देते। संसद भवन से राजीव रंजन और प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। केंद्र सरकार ने गुरुवार को पूर्वोत्तर के कई राज्यों में अफस्पा का दायरा घटा दिया है। असम, नागालैंड और मणिपुर के अशांत माने जाने वाले हिस्से अब अशांत नहीं माने जाएंगे। आपको बता दें, असम के 23 जिलों से पूरी तरह अफस्पा हटाया गया है, लेकिन एक में आंशिक तौर पर यह किया गया है। मणिपुर के 6 जिलों के 15 पुलिस थानों को अफस्पा के दायरे से बाहर किया गया और नागालैंड के 7 जिलों के 15 पुलिस थानों को इससे बाहर किया गया। लोक जनशक्ति पार्टी के दिवंगत अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का दिल्ली में मौजूद सरकारी बंगला गुरुवार को खाली करा लिया गया। बंगला खाली करते वक्त रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भावुक हो गए। 12 जनपद को छोड़ते वक्त चिराग पासवान ने कहा कि चिंता किसी बात की नहीं है, संघर्ष करना पिताजी से ही सीखा है।
भले ही अब सड़कों पर एम्बेसडर गाड़ियां नहीं दिखती, लेकिन कभी ये भारतीय सड़कों की शान हुआ करती थी। इंदौर के एक कलाकार सुंदर गुर्जर ने 3 महीने की मेहनत के बाद 1000 किलो का कबाड़ इस्तेमाल करके एक अनोखा रूप बना दिया है। वैसे ये गाड़ी कम और कलाकृति ज्यादा है, क्योंकि अंदर से गाड़ी बिल्कुल खाली है। एम्बेसडर कार बननी एक लंबा अरसे पहले बंद हो चुकी है, लेकिन सुंदर गुर्जर को ये बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने गाड़ी को सहेजने के लिए इसमें 700 किलो पेंट और दूसरी गाड़ियों के 400 किलो चेन से सजाया। अब इस गाड़ी को देखने और इसके साथ सेल्फी लेने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं।